डीएसपी साहब थे वो शायद वही रील वाले डीएसपी साहब है ना। सही पकड़े हैं बिल्कुल। हम उनको व्यक्तिगत नहीं जानते। मैं उस डीएसपी साहब को व्यक्तिगत नहीं जानता हूं, लेकिन उनको रील का बड़ा शौक है। हमने बहुत बार देखा है कि कभी बस में चढ़ के रील बनता है, कभी ट्रैफिक में रील बनता है, बहुत सारे। हमें लगता है उनका हम 2-3 दर्जन रील देखे हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं, और बिल्कुल मैं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम डीएसपी साहब से ही मेरा सवाल होगा कि सूर्या जब भाग रहे हैं तो आपने कहा रील बनाया, इसमें तो आपको ज्यादा व्यूज बढ़ा जाता है। नहीं बताएंगे, मैं बार बार कर रहा हूँ, शोक कार्यक्रम है, लेकिन चूंकि भीड़ है इसीलिए मैं संबोधन कर रहा हूँ। तो ये आपने कहने दुनिया को दिखाया इस रील को कि सूर्या भाग रहा है। जब आपने उसके बाद के वीडियो को दिखाया, पुलिस आ रही है, बॉडी लेके जा रही है, तो भागने का एक वीडियो बना देते, चूंकि तो रील वाले डीएसपी है। आपने भी देखा है, मैं इनको नाम से नहीं जानता, लेकिन मैंने देखा वीडियो में बोला रहते रील वाले डीएसपी साहब है। जो भी हमको नाम से उनसे कोई हमारी शत्रुता भी नहीं है, जो भी अपने पढ़ाई के दम पर आए हैं उनका हम सम्मान करते हैं कि वो डीएसपी है। लेकिन सवाल है, मैं उनका सम्मान करता हूँ कि वो डीएसपी है, पढ़ लिख के वहां तक आए हैं। लेकिन सवाल ये है कि आप हर चीज का रील बनाते हैं, रील इसमें भी दिखा देते कि सूर्या भाग रहा है। आप जो आरोप लगा रहे हैं कि भाग रहा था, भागने पे भी इनकाउंटर होता है, बिल्कुल, अब भी आप दिखा देते। और दूसरा बात, अगर वो भाग रहा था तो गोली तो पीठ पे होनी चाहिए थी, पेट पे कैसे है? इनको लगा कि ये पढ़े लिखे वही लोग हैं, वही लोग जेपीएससी यूपीएससी बैठते हैं, बाकी लोग तो यहाँ आदिवासी लोग बोका है, इन लोग को लगता है। अगर वो भाग रहा था तो गोली पीठ पे होना चाहिए था, पेट पे नहीं होना चाहिए था। तो बिल्कुल मैं डीएसपी महोदय से सवाल करूंगा, और बिल्कुल ये सीबीआई जांच का प्रश्न बनता है कि गोली पेट पे कैसे लगा। दूसरा बात, जला कैसे, और जला उस तर्ज पे है जैसे, मैं फिर रिपीट करूंगा कि इलेक्ट्रिसिटी वायर से टच होने से जलते हैं, गर्म दूध के गिरने से जलते हैं, गर्म तेल के, गर्म चाय के, कोई भी गर्म खाना अगर बॉडी पे गिरता है और जैसा शरीर जलता है वैसा बॉडी जला के। सीबीआई जांच हो, सीबीआई जांच हो। तो बिल्कुल ये लोकतांत्रिक भारत है। लोकतांत्रिक भारत में कोई अगर अपराध भी करता है तो उसे अपने वकील के साथ बहस करने का अधिकार है। ये लोकतांत्रिक भारत है। आप किसी पे सीधा कोई ठप्पा नहीं दे सकते हैं। कोई कितना भी बड़ा पेशेवर अपराधी क्यों नहीं होता है, लोकतंत्र उसे भी अपना पक्ष रखने की, अपने बात रखने की, अपना वकील रखने की आजादी देता है। तो सूर्या तो अनाथ बच्चों का विद्यालय संचालन करने वाला व्यक्ति था। सूर्या तो यहाँ के लोगों के लिए आवाज उठाने वाला व्यक्ति था। और एक सवाल मैंने बार बार कहा, अब कुछ देर के लिए हम मान भी लें कि सूर्या का संबंध किसी असामाजिक तत्व से था, तो सवाल ये भी है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि अगर कोई चोर के साथ रहता है तो उसे चोर कहते हैं। यदि कोई किसी को आत्महत्या करने के लिए उसका आता है तो जो उसका आता है वो भी दोषी होता है। यदि कोई, तो यहाँ किन कारणों से सूर्या असामाजिक गतिविधियों में गया, जिन लोग इन कारण में हैं, क्या उनपे आप कानूनी शिकंजा कसेंगे? क्या आप उन पत्थर खदानों के मालिक, वो कोयला खदानों के मालिक जो अवैध रूप से यहाँ खनन का काम कर रहे हैं, क्या पुलिस अपना दंडात्मक कार्रवाई उन पर करने का हौसला रखती है, उन पे करने का हिम्मत रखती है? नहीं रखती। हम ये नहीं जानते भाई कि कोई अगर किसी को आत्महत्या के लिए उसकाए तो जो उसका आता है वो भी गुनहगार होता है। तो सूर्या अगर असामाजिक गतिविधियों में आया तो जिन लोगों के कारण आया, जिन लोगों के अन्याय के कारण आया, जिन लोगों के अत्याचार के कारण आया, क्या ये पुलिस प्रशासन, उनमें हिम्मत है, उनमें सामर्थ्य है कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करे? उनके खिलाफ भी तो कार्रवाई होनी चाहिए। अगर एक आदिवासी राज्य में एक आदिवासी व्यक्ति मुख्य धारा से विपरीत हो रहा है, मुख्य धारा से विपरीत होकर किसी असामाजिक गतिविधियों की ओर आकर्षित हो रहा है, तो जिनके कारण हो रहा है उनपे एफआईआर कब कर रहे हैं, उनपे कानूनी शिकंजा कब कस रहे हैं, उनपे आप अपना दंडात्मक कार्रवाई कब कर रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। आज असल में ये है, इन खनिजों के पैसे से आप कितने लोग कहां पहुंचे आप बता दीजिए। तो आज सूर्या की जो लड़ाई थी आप भी जानते हैं, हालांकि लोग अब कहने से डरेंगे क्योंकि पुलिस का मामला आया है, लेकिन हमें कहने से, बोलने से परहेज नहीं लगता है, ना ही डर लगता है, क्योंकि मैंने सारी चीजों का अध्ययन किया है। उनकी लड़ाई में जो दबाव था वो माइंस, वो कंपनी थी, वो क्रेशर्स थे, वो पत्थर के खदान थे, वो कोयला के खदान थे, वो राजमहल, साहेबगंज और गोड्डा से गायब हो रहे पहाड़ हैं। तो हमें लगता है कि ये तो आने वाले दिनों में ऐसी आवाज तो हर एक जगह से निकलेगी। अभी आप जाके देखिए, विशेषकर आपका भी बड़का गांव एक हजारीबाग में क्षेत्र आता है, वहां लोग 100 नहीं 1000 दिनों से धरना में बैठे हैं।
जो कोयला कंपनियां वहाँ काम कर रही है, जबरन जमीन लेना चाहती है। 2000-4000 रुपया डिसमिल जमीन का रेट है भाई, काहे देगा कोई। तो ये जो विषय जिसको लेकर आज आप सूर्या को देखें कि उनका इनकाउंटर तक किया कर दिया गया, यह विषय राज्य के उनके शरीर को आपने देखा, अगर गोली लगी थी तो शरीर जला कैसे, और जला ऐसे है आपको भी मालूम है, आपने भी कभी देखा हो किसी को अगर आग झुलसता है, गरम खाना, गरम दूध, गरम तेल अगर बॉडी में गिरता है या फिर कोई करंट लगता है तो जैसा बॉडी छिल जाता है वैसा छिला हुआ कैसे। बिल्कुल सवाल होता है। आपने भी उनके पार्थिव शरीर को मरने के बाद उनके शरीर को देखा होगा, या तो फोटो में या तो सामने आके। जी जी सर। उस शरीर में जला हुआ निशान है, बहुत बड़ा दाग है जला हुआ। तो सवाल तो है, हाथ भी छिला। हाँ तो वही वो जला हुआ निशान तभी आता है जब या तो उसमें गरम दूध गिरे, गरम तेल गिरे, गरम चाय गिरे, या तो आग से झुलस जाए या फिर करंट लगे, इलेक्ट्रिसिटी लगे। जी जी। ये तो सवाल। दूसरी बात, मरा हुआ आदमी का इंटरव्यू। दूसरी बात सीआरपीसी धारा 46 और धारा 49 कहती है, हालांकि नियमता टोटली नहीं, लेकिन वो कहती है कि अगर कोई व्यक्ति जिसपे आपको संदेह है कि उसका पूर्व से किसी असामाजिक कार्य में गतिविधियां रही हैं, तो कम से कम उसका हाथ भी बांधा जाता है। हाथ तो बांधा नहीं था, अगर हाथ बांधा हुआ था तो आप तो ये बहाना भी नहीं बनाते कि बंदूक छीन के भाग रहा था। 46 और 49 के अनुसार हाथ बांधना भी है, यानी हाथ भी इनका नहीं बांधा गया। जिस जगह पे घटना घटी वहां कोई और घायल होने की सूचना तक नहीं है। अगर इनके साथी इन्हें छुड़ाने के लिए आए थे या फिर ऐसा कोई कृत्य हुआ था तो और कुछ घटनाएं जख्म की सामने आनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो ये स्पष्ट है कहीं ना कहीं आज प्रशासन पर किसी का दबाव है। अब वो दबाव अगर उनको लगा कि असामाजिक गतिविधियों में उनकी संलिप्तता है तो उनको विधिवत रूप से कार्रवाई करते हैं, न्यायालय लेके जाते हैं, सजा सुनाया जाता, उनको कारावास में डाला जाता। और अगर उनको अरेस्ट ही करना था तो वो चुनाव लड़े थे, आपको भी मालूम है। तो चुनाव के टाइम तो सभी नेता अरेस्ट होते हैं, तो फिर उस समय काहे नहीं अरेस्ट किया गया। और दूसरी बात, वो सम्मानित जनता ने उनको वोट दिया है। 2 बार उनको 25-26 हजार के आसपास वोट मिला है, एक बार उनको 45,000 के आसपास वोट मिला है। हालांकि इसी में यानी हमें तो लग रहा है कि अगर आज लोबिंदा अगर बीजेपी शिफ्ट नहीं करते तो हमें लगता है सूर्या भाई इस बार विधायक बन के चले जाते। तो वो एक जनप्रतिनिधि है और उसका अगर आप इनकाउंटर करेंगे तो भाई ये तो बड़ा सवाल क्यों नहीं करेगा। एक जनप्रतिनिधि थे, वो 4-5 बार चुनाव लड़ चुके थे, सम्मानित वोट ला चुके थे, 30,000, 40,000, 60,000 वोट लेकर आ रहे थे। तो इसलिए हर कोई सवाल करेगा, हर कोई सवाल करेगा। अगर वो असामाजिक गतिविधियों में संलिप्त थे तो फिर चुनाव लड़ने से प्रतिबंध आपने क्यों नहीं किया। जब वो चुनाव का नॉमिनेशन भरने जाते थे तो क्यों नहीं उनको अपने डिटेन किया, अरेस्ट किया। भाई आप उनको चुनाव भी लड़ने दे रहे हैं, वो सम्मानजनक वोट भी लेकर आ रहा है, और आप फिर उनका सरेंडर करने का दबाव बनाते हैं और आप जाके उसको गोपनीय तरीके से इनकाउंटर कर देते हैं। तो सवाल तो बनता है, इस सवाल का जवाब पुलिस प्रशासन को देना होगा और इसके लिए पूरे राज्य को आवश्यकता है सीबीआई जांच की मांग को बुलंद करे। और मैं भी एक विधायक होने के नाते इस बात को लेकर आपको आश्वस्त करता हूं, सीबीआई जांच की मांग को पुरजोर तरीके से मैं रखूंगा, पुरजोर तरीके से उठाऊंगा, इसकी जांच होनी चाहिए। प्रशासन की नजरिया को किस तरह से देखते हैं सर? देखिए प्रशासन, मैं बार बार कहता हूँ, प्रशासन जैसा मैंने अध्ययन किया, प्रशासन हेल्पलेस चीज है। मैं कभी प्रशासन पर तो मुझे तरस आता है कि काहे वो शपथ लेते हैं, काहे वो दम भरते हैं IAS IPS का। क्योंकि आज के टाइम में भी अगर युवाओं का अगर नौकरी की बात करें, क्रिकेट और हीरो लोग को हटा दे तो IAS IPS को आज भी वो मॉडल मानते हैं। लेकिन आज परिस्थिति क्या है, वो किसी के इशारे पे चलते हैं, चाहे वो कोई पूंजीपति हो, चाहे वो कोई नेता हो, चाहे कोई मंत्री हो, कोई या फिर कोई रसूखदार व्यक्ति हो। ये किसी के दबाव में है, यही जांच का विषय है कि किसके दबाव में। बिल्कुल प्रशासन पूरी तरह से दबाव में है और ये किसके दबाव में, यही जांच का विषय है। क्योंकि आप इस प्रकार से एक आदिवासियत की आवाज को, शोषित वंचितों की आवाज को अगर धराशायी कर देंगे तो बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है। राज्य की जनता चुप नहीं रहेगी, राज्य के आवाम चुप नहीं रहेंगे, वो सवाल करेंगे और बिल्कुल एक साथ गोलबंद होकर सीबीआई जांच की मांग करेंगे। और आने वाले दिनों में बिल्कुल वो कटघरे में होंगे और उनको सवाल का अपना जवाब भी देना होगा कि किन परिस्थितियों में आपने ये कृत्य को अंजाम दिया है।
तो आप सभी से आग्रह है कि आप लोग एकजुटता के साथ रहें। देखिए अब तो लोबिन दादा का भी बयान हम सुन रहे थे भाई, वो भी कह रहे कि हमको डर लगता है कि हम भी कई बार अवैध पत्थर खदानों, माइंस इत्यादि पर आवाज उठाए हैं, तो सोच सकते हैं संथाल परगना की स्थिति क्या है। लोबिन हेम्ब्रम जैसा शख्स जो कई बार विधायक रहे, आधा दर्जन के आसपास, अगर वो शख्स भय महसूस कर रहा है तो आम नौजवान कैसा महसूस करेगा। तब तो आम व्यक्ति एक गांव किसान का जमीन, खेत खलिहान तो कोई ऐसे छीन के ले लेगा। एक ऐसा व्यक्ति जो गुरु जी के कालखंड से नेता बना है, और अगर वह व्यक्ति डर महसूस कर रहा है आज माफियाओं के आतंक में के साये में, तो सरकार को और पुलिस प्रशासन को बिल्कुल माफियाओं पर नकेल कसने की आवश्यकता है। आप माफियाओं से दोस्ती और जो लोग आवाज उठा रहे हैं उनकी आवाज को बुलंद करने के